Good afternoon, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in SDIT College Dosa. आज हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड बीटेक थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बात की थी, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की थी, कोर टाइप सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आइडियल ट्रांसफार्मर। व्हाट इज आइडियल ट्रांसफार्मर? एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज एन इमेजिनरी ट्रांसफार्मर। एक आइडियल ट्रांसफार्मर एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर होता है विच हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आइडियल ट्रांसफार्मर एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है, मतलब एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर आइडियल है। वास्तव में कोई भी इक्विपमेंट है वो आइडियल नहीं होता, इसलिए हम इमेजिनरी ट्रांसफार्मर इसको बोल रहे हैं। एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज एन इमेजिनरी ट्रांसफार्मर विच हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जिसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला है इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंसेज आर नेग्लिजिबल। इसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो न के बराबर होता है। दूसरा है द कोर हैज़ इनफाइनाइट परमिएबिलिटी। कोर की जो परमिएबिलिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, सो दैट द नेग्लिजिबल एमएमएफ इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द फ्लक्स इन द कोर। इसलिए कोर में फ्लक्स को स्थापित करने के लिए कम से कम एमएमएफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, नेग्लिजिबल एमएमएफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कोर की परमिएबिलिटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, इसलिए नेग्लिजिबल एमएमएफ इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द फ्लक्स इन द कोर। तो कोर में फ्लक्स को एस्टेब्लिश करने के लिए नेग्लिजिबल एमएमएफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तीसरा पॉइंट है इट्स लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज इंडक्टेंसेज आर जीरो। इसमें लीकेज फ्लक्स और लीकेज इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। द एंटायर फ्लक्स इज कनेक्टेड टू द कोर। पूरा फ्लक्स है वो कोर पर कनेक्ट रहता है। एंड लिंक्स बोथ वाइंडिंग, और दोनों वाइंडिंग के साथ लिंक होता है। देयर आर नो लॉसेज ड्यू टू द रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस के कारण होने वाले लॉसेज नहीं होते। हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेज नहीं होते, मतलब जो कांस्टेंट लॉसेज हैं वो भी इसमें नहीं होते। रेजिस्टेंस के कारण जो लॉसेज होते हैं वो इसमें नहीं होते। थस द एफिशिएंसी 100%। इसलिए इसकी एफिशिएंसी कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। इट इज़ टू बी नोटेड, ये नोट किया गया, दैट द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हैज़ नन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये सब प्रॉपर्टी नहीं होती, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद, दैट्स इट्स ऑपरेशन इज क्लोज टू द आइडियल। इसका ऑपरेशन, हालांकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो ऑपरेशन है वो आइडियल ट्रांसफार्मर के समान है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आइडियल ट्रांसफार्मर के समान नहीं होती है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की जो प्रॉपर्टी है वो आइडियल ट्रांसफार्मर के समान नहीं होती है, यद्यपि इसका ऑपरेशन है वो किसके? आइडियल ट्रांसफार्मर के समान, आइडियल ट्रांसफार्मर के बिल्कुल क्लोज होता है। एन आइडियल कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज शोन इन फिगर। एक आइडियल कोर टाइप ट्रांसफार्मर को फिगर में दर्शाया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कोइल्स। इसमें कितनी? 2 कोइल्स पाई जाती हैं, बाउंड इन द सेम डायरेक्शन ऑन ए मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर में समान डायरेक्शन पर बाउंड होती हैं। इसमें 2 कोइल्स पाई जाती हैं जो मैग्नेटिक कोर पर समान डायरेक्शन में बाउंड होती हैं। द बाइंडिंग कनेक्टेड टू द सप्लाई, जो वाइंडिंग, ऐसी वाइंडिंग जिसको हम सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, B1 इज कॉल्ड द प्राइमरी वाइंडिंग। उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। द बाइंडिंग कनेक्टेड टू द लोड, जिस बाइंडिंग पर हमने लोड कनेक्ट किया है ZL, इज कॉल्ड द सेकेंडरी। यहाँ पे जो लोड कनेक्ट किया है, सेकेंडरी वाइंडिंग लोड कनेक्ट किया है, तो उसको, जहाँ पे हमने लोड कनेक्ट किया है उस बाइंडिंग को कौन सी बाइंडिंग बोलेंगे? सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम है आइडियल ट्रांसफार्मर का। सिंस द आइडियल ट्रांसफार्मर है जीरो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंपिडेंस, चूंकि जो आइडियल ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंपिडेंस है वो क्या होता है? जीरो होता है। द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी
the voltage induced in the primary E1 is equal to the applied voltage B1। यानी कि जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी की साइड E1 वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड वोल्टेज B1 के बराबर होता है। जैसा कि इस ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज B1 है, जो E1 इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो किसके बराबर है, B1 के बराबर है। E1 इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज B1, यानी कि जो प्राइमरी साइड जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो किसके बराबर है, B1 वोल्टेज के बराबर है, अप्लाइड वोल्टेज B1 के बराबर है। सिमिलरली इसी प्रकार द सेकेंडरी वोल्टेज B2 इज इक्वल टू द सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज। इसी तरीके से जो सेकेंडरी वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है, वो किसके बराबर होता है, सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज E2 के बराबर होता है। The current I1 drawn from the supply is just sufficient to produce mutual flux phi m, यानी कि जो सप्लाई से जो करंट I1 फ्लो होता है वो म्यूचुअल फ्लक्स phi m सेटअप करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि जो करंट I1 सप्लाई से फ्लो होता है वो म्यूचुअल फ्लक्स phi m प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट है। एंड द रिक्वायर्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और जो रिक्वायर्ड जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी I1T1 टू ओवरकम द रिक्वायर्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स I1T1 टू ओवरकम द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी MMF I2T2, यानी कि सेकेंडरी MMF के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF I1T1 की रिक्वायर्ड आवश्यकता होती है एज ए रिजल्ट ऑफ कनेक्टेड लोड, जब हम इसमें लोड कनेक्ट करते हैं। बाई लेंज लॉ, लेंज के नियम के अनुसार E1 इज इक्वल एंड अपोजिट टू B1, यानी E1 इज इक्वल एंड अपोजिट टू B1। E1 और B1 बराबर हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हैं। सिंस E2 एंड E1 आर बोथ इंड्यूस्ड बाय द सेम म्यूचुअल फ्लक्स, चूँकि जो E2 और E1 जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो समान म्यूचुअल फ्लक्स phi m के द्वारा उत्पन्न हुआ है। E2 और E1 दोनों समान म्यूचुअल फ्लक्स phi m के द्वारा इंड्यूस हुए हैं। E2 इज द सेम डायरेक्शन एज E1, E2 क्या है, E1 के सेम डायरेक्शन में है। E2 इज द सेम डायरेक्शन एज E1, E2 क्या है, E1 के सेम डायरेक्शन में है बट अपोजिट टू B1, लेकिन B1 के क्या है, अपोजिट में है। द मैग्नेटाइजिंग करंट I म्यू लेक्स B1 बाई 90 डिग्री, मैग्नेटाइजिंग करंट है I म्यू वो क्या करता है, B1 से 90 डिग्री लैग करता है एंड प्रोड्यूसेज phi m इन फेज विद I म्यू, और जो phi m है जो I म्यू के साथ क्या है, फेज में है। E1 एंड E2 लैक्स phi m बाई 90 डिग्री, E1 और E2 है जो 90 डिग्री, E1 एंड E2 लैक्स phi m के द्वारा लैग करते हैं बाई 90 डिग्री। E1 और E2 phi m से 90 डिग्री के द्वारा क्या करते हैं, लैग करते हैं एंड आर प्रोड्यूस्ड बाई द phi m, और ये phi m के द्वारा प्रोड्यूस हुए हैं E1 और E2। B2 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ E2, B2 E2 के इक्वल मैग्नीट्यूड में है एंड इट इज अपोजिट टू B1, और ये B1 के क्या है, अपोजिट है। फिगर शोज द नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे जो I2, E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे जो E1 और E2 है वो 90 डिग्री क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं phi m से। E1 और B1 हालांकि इनका मैग्नीट्यूड समान है लेकिन एक दूसरे के ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो और जो I म्यू है वो क्या है, जो डीमैग्नेटाइजिंग करंट है वो क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट है वो phi m के साथ क्या है, फेज में है, फ्लक्स के साथ क्या है, इन फेज है। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए इफ अल्फा ए बराबर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बराबर टर्न्स रेशो, तो ए बराबर क्या होता है, T1 अपॉन T2, ए बराबर T1 अपॉन T2 बराबर E1 अपॉन E2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर I2 अपॉन I1। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या आ जाएगा, ए बराबर T1 अपॉन T2 बराबर E1 अपॉन E2 बराबर B1 अपॉन E2 बराबर I2 अपॉन I1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो I1T1 बराबर I2T2, तो और इसी तरीके से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, I1T1 बराबर I2T2। इसी तरीके से E1 I1 बराबर E2 I2
बराबर S2 बराबर S1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 वेयर S डिनोट्स द एपरेंट पावर, जहाँ पर S किसको डिनोट कर रहा है, एपरेंट पावर को। इसी तरीके से बोल्ट यहाँ पे जो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए E1 बराबर किसके होता है, B1 के, और E2 बराबर किसके होता है, B2 के। तो E1 की जगह क्या पुट करेंगे, B1, तो B1I1 बराबर E2 की जगह क्या पुट करेंगे, B2, B2I2 बराबर S2 बराबर S1। Equation number 2 shows that the demagnetizing ampere turns of the secondary are equal and opposite to the magnetizing mmf of primary of an ideal transformer। इक्वेशन 2 ये दिखाती है कि डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स है सेकेंडरी के, वो इक्वल और अपोजिट हैं किसके, प्राइमरी के मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ के इक्वल और अपोजिट हैं ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में। इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 शोज दैट वोल्ट एम्पियर्स यानी एपरेंट पावर। Equation 3 shows that the volt amperes apparent power drawn from the primary supply is equal to volt amperes apparent power transferred to the secondary without any loss in an ideal transformer। इक्वेशन 3 ये दिखाती है कि वोल्ट एम्पियर या एपरेंट पावर प्राइमरी सप्लाई से जो ड्रा हो रही है वो किसके बराबर है, सेकेंडरी साइड की तरफ जो एपरेंट पावर ट्रांसफर हो रही है या वोल्ट एम्पियर जो ट्रांसफर हो रही है उसके बराबर है विदाउट एनी लॉस इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, बिना कोई लॉस के एक आइडियल ट्रांसफार्मर में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इनपुट वोल्ट एम्पियर बराबर आउटपुट वोल्ट एम्पियर। तो इनपुट वोल्ट एम्पियर क्या हो जाएगा, V1I1 अपॉन 1000 बराबर आउटपुट वोल्ट एम्पियर क्या आ जाएगा, V2I2 अपॉन 1000। इसको मैंने बोल दिया kVA1 किलो वोल्ट एम्पियर, और इसको बोल दिया मैंने kVA2 यानी कि kVA1 बराबर क्या आ गया, kVA2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। Thus the kVA input of an ideal transformer is equal to the kVA output। इसलिए जो आइडियल ट्रांसफार्मर में kVA इनपुट kVA आउटपुट के बराबर आता है, that is kVA is same on both sides of the transformer। इसका मतलब ये हुआ ट्रांसफार्मर के लिए दोनों साइड पर kVA की वैल्यू क्या होती है, समान होती है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ट्रांसफार्मर नो लोड पे कैसे वर्क करेगा। ए ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी द ऑन नो लोड। एक ट्रांसफार्मर को हम नो लोड पर कहते हैं व्हेन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ओपन सर्किटेड। जब हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, ओपन सर्किट होती है। द सेकेंडरी करंट इज था 0, तो इसलिए सेकेंडरी करंट की वैल्यू क्या होती है, 0। एक ट्रांसफार्मर को हम नो लोड पे जब बोलते हैं जब उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो, ओपन सर्किटेड हो, और इसलिए जब सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन होगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। When an alternating voltage applied to the primary, जैसे ही हम प्राइमरी में अल्टरनेटिंग वोल्टेज से सप्लाई देते हैं, ए स्मॉल करंट I0 फ्लोज इन द प्राइमरी। तो प्राइमरी में एक थोड़ी मात्रा में करंट I0 फ्लोज होता है। द करंट I0 इज कॉल्ड द नो लोड करंट। जो करंट I0 है वो क्या कहलाता है, नो लोड करंट कहलाता है ऑफ द ट्रांसफार्मर। जो करंट I0 है वो ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट कहलाता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। यह नो लोड करंट 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, I म्यू एंड IW। द कंपोनेंट I म्यू इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। कंपोनेंट I म्यू क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहलाता है। इट मैग्नेटाइजेज द कोर, यह कोर को मैग्नेटाइज करता है। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में, इट सेटअप ए फ्लक्स इन द कोर, यह कोर में फ्लक्स बनाता है। एंड देयरफॉर I म्यू इज इन फेज विद फाई एम, इसलिए I म्यू क्या है, फाई एम के साथ क्या है, फेज में है। द करंट I म्यू इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिव और बार्टलेस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। I म्यू को या तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बोल दो, या रिएक्टिव कंपोनेंट बोल दो, या बार्टलेस कंपोनेंट बोल दो। यानी कि करंट I म्यू इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिव कंपोनेंट और बार्टलेस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। करंट I म्यू रिएक्टिव कंपोनेंट या नो लोड करंट का बार्टलेस कंपोनेंट भी कहलाता है। The component IW supplies the hysteresis. The component IW supplies the hysteresis and eddy current losses in the core. जो
कंपोनेंट आई डब्ल्यू है वो क्या करता है, कोर में हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस सप्लाई करता है, एंड द नेग्लिजिबल आई स्क्वायर आर लॉस इन द प्राइमरी बाइंडिंग, और प्राइमरी बाइंडिंग में जो आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं या वेरिएबल लॉसेज हैं उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। द करंट आई डब्ल्यू इज कॉल्ड द एक्टिव कंपोनेंट, करंट आई डब्ल्यू क्या कहलाता है, एक्टिव कंपोनेंट और बोथफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। नो लोड करंट का या तो एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है आई डब्ल्यू या बाटफुल कंपोनेंट कहलाता है। इट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज B1, यह B1 अप्लाइड वोल्टेज के साथ क्या होता है, फेज में होता है। द नो लोड करंट I0 इज स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 to 5% ऑफ द रेटेड करंट। द नो लोड करंट I0, द नो लोड करंट I0, द नो लोड करंट I0 is small of the order of 3 to 5% of the rated current of the primary, यानी नो लोड जो करंट I0 है वो उसका जो रेंज होती है वो 3 से 5% होती है ऑफ द रेटेड करंट ऑफ द प्राइमरी के रेटेड करंट का 3 से 5% वैल्यू नो लोड करंट I0 का रेंज होता है। फेजर डायग्राम एट नो लोड, अब बात करते हैं फेजर डायग्राम नो लोड पर। एन अप्रोक्सीमेट फेजर डायग्राम फॉर ए ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड कंडीशन इज शोन इन फिगर। एक अप्रोक्सीमेट फेजर डायग्राम ट्रांसफॉर्मर के लिए नो लोड कंडीशन पर दिखाया गया है। द फ्लक्स फाई एम इज टेकन एज ए रेफरेंस फेजर, फ्लक्स फाई एम को रेफरेंस फेजर लेके चल रहे हैं हम। फॉर ए ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड, जब ट्रांसफॉर्मर नो लोड पे होगा तो बी हैव, तो हमें मिलता है फाई बराबर फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। E1 बराबर क्या आएगा, E1 एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। दिस इक्वेशन इज फ्रॉम EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। E1 बराबर E1 एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। E2 बराबर सेकेंडरी साइड EMF जो इंड्यूस हो, E2 बराबर E2 एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। सिंस E1 एंड E2 आर इंड्यूस्ड बाय द सेम फ्लक्स, चूंकि E1 और E2 समान फ्लक्स के द्वारा फाई के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, दे विल बी इन फेज विद ईच अदर, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, फेज में होंगे। तो ये जो E1 और E2 है यहाँ पे वो क्या है, एक दूसरे के साथ समान फेज में है। ठीक है, फेजर डायग्राम में E1 और E2 एक दूसरे के साथ क्या है, समान फेज में है। विद ईच अदर, E1 एंड E2 आर इंड्यूस्ड बाय द सेम फ्लक्स, चूंकि E1 और E2 समान फ्लक्स के द्वारा इंड्यूस्ड हुए हैं, दे विल बी इन फेज विद ईच अदर, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, फेज में होंगे। E2 डिफर्स इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम E1, E2 E1 से मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड में अलग है, बिकॉज E2 बराबर क्या होगा, E2 बराबर E1 T2 अपॉन T1, तो E2 बराबर E1 इंटू T2 अपॉन T1, तो E1 को लिखा जो कि त्यों इंटू T2 अपॉन T1 क्या हो गया, 1 अपॉन A, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 अपॉन A। A इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। द अबव इक्वेशन शोज दैट, दी हुई इक्वेशन ये दिखाती है E1 एंड E2 लैग बिहाइंड फाई बाई 90 डिग्री। E1 और E2 क्या करते हैं, लैग कर रहे हैं बिहाइंड फाई एंगल के द्वारा बाई 9, लैग बिहाइंड फाई से लैग कर रहे हैं बाई 90 डिग्री। E1 और E2 क्या कर रहे हैं, देखो फेजर डायग्राम में E1 और E2 क्या कर रहे हैं, फाई के द्वारा 90 डिग्री एंगल, ये वाला जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल के द्वारा E1 और E2 फाई से क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल के द्वारा क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। इफ द वोल्टेज ड्रॉप इन द प्राइमरी वाइंडिंग, if the voltage drop in the primary winding are neglected, E1 will be equal and opposite to applied voltage B1। यदि हम वोल्टेज ड्रॉप जो प्राइमरी वाइंडिंग में हो रहा है उसको यदि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो E1 will be equal and opposite to the applied voltage B1, तो प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड वोल्टेज किसके बराबर आ जाता है, अप्लाइड वोल्टेज B1 के बराबर आ जाता है। इफ द वोल्टेज ड्रॉप्स इन प्राइमरी वाइंडिंग आर नेग्लेक्टेड, यदि वोल्टेज ड्रॉप जो प्राइमरी वाइंडिंग में हो रहा है उसको यदि नेग्लेक्ट कर देते हैं तो E1 विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड वोल्टेज B1। E1 इक्वल होता है और अप्लाइड वोल्टेज B1 के अपोजिट होता है। आई म्यू इज इन फेज विद फाई, आई म्यू क्या है, फाई के साथ फेज में है। आई म्यू इज इन फेज विद फाई, आई म्यू इज इन फेज विद फाई,
आई म्यू फाई के साथ फेज में है एंड आई डब्ल्यू इज इन फेज विद B1, और आई डब्ल्यू किसके साथ, B1 के साथ फेज में है। आई म्यू किसके साथ फेज में है, फाई एम के साथ फेज में है, और आई डब्ल्यू क्या है, B1 के साथ फेज में है। जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, आई म्यू फाई एम के साथ फेज में है, आई म्यू फाई एम के साथ एक फेज में समान फेज में है, और आई डब्ल्यू B1 के साथ क्या है, समान फेज में है। फेज विद आई म्यू इज इन फेज विद फाई एंड आई डब्ल्यू इज इन फेज विद B1। द फेजर सम ऑफ आई म्यू एंड आई डब्ल्यू इज I0, यानी कि आई म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग करंट और बार्टफुल कंपोनेंट ऑफ करंट, इसका जो फेजर सम है वो किसके बराबर आएगा, I0 के बराबर आएगा। आई म्यू, इसलिए I0 बराबर क्या हो जाएगा, आई म्यू प्लस के आई डब्ल्यू, इसलिए जो I0 बराबर क्या होगा, आई म्यू प्लस के आई डब्ल्यू। तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, I0 बराबर क्या हो जाएगा, आई म्यू प्लस के आई डब्ल्यू। I0 बराबर आई म्यू प्लस के आई डब्ल्यू, है ना। तो ये जो नो लोड करंट है वो कितना आ जाएगा, आई म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट प्लस के बार्टफुल कंपोनेंट ऑफ करंट। I mu is in phase with phi and IW is in phase with B1. The phasor sum of I mu and IW is I0, यानी I mu और IW का फेजर सम करेंगे वो किसके बराबर आएगा, I0 के बराबर आएगा। एंगल फाई जीरो इज कोल्ड नो लोड पावर फैक्टर एंगल। एंगल फाई जीरो है जो फेजर डायग्राम में, वो क्या कहलाता है, नो लोड पावर फैक्टर एंगल कहलाता है। सो दैट द पावर फैक्टर ऑन नो लोड इज कॉस फाई जीरो, इसलिए नो लोड पर जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, कॉस फाई जीरो। फ्रॉम द फेजर डायग्राम से आई डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, बार्टफुल कंपोनेंट ऑफ करंट, आई डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, I0 कॉस ऑफ फाई जीरो। I0 इज द नो लोड करंट, कॉस फाई जीरो इज द पावर फैक्टर एट नो लोड। आई म्यू बराबर मैग्नेटाइजिंग करंट या बार्टलेस कंपोनेंट ऑफ करंट बराबर आई म्यू बराबर I0 साइन फाई जीरो। आई म्यू को या तो मैग्नेटाइजिंग करंट बोल दो, या रिएक्टिव कंपोनेंट बोल दो, या बार्टलेस कंपोनेंट बोल दो। तो आई म्यू बराबर I0 साइन फाई जीरो। I0 इज द नो लोड करंट, साइन फाई जीरो इज द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट। I0 बराबर, तो नो लोड करंट क्या आ जाएगा, रूट आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस के आई म्यू स्क्वायर, यानी बार्टफुल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के मैग्नेटाइजिंग करंट का स्क्वायर या रिएक्टिव कंपोनेंट का स्क्वायर। तो कॉस ऑफ फाई जीरो बराबर क्या हो जाएगा, आई डब्ल्यू अपॉन I0। कॉस ऑफ फाई जीरो बराबर क्या होगा, आई डब्ल्यू अपॉन आई म्यू। कोर लॉस बराबर क्या होगा, B1 I0 कॉस ऑफ फाई जीरो। I0 कॉस ऑफ फाई जीरो को क्या बोलते हैं, बार्टफुल कंपोनेंट करंट, तो B1 IW। और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स क्या आएंगे, B1 I0 साइन फाई जीरो। I0 साइन फाई जीरो को क्या बोलते हैं, आई म्यू, यानी कि रिएक्टिव कंपोनेंट या मैग्नेटाइजिंग करंट, तो आई म्यू, B1 आई म्यू। BAR इज द वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। cos फाई जीरो इज द IW अपॉन I0, रेशियो इज कोल्ड cos फाई जीरो। मैग्नेटाइजिंग जो रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स हैं वो आएंगे B1 I0 साइन फाई जीरो। I0 साइन फाई जीरो बराबर क्या होता है, आई म्यू, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, आई म्यू, तो B1 आई म्यू वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू।